चलते हैं अपने अगले वायरस पे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वायरस है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से। HSV1 और HSV2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत डिटेल बताता हूँ। पहले ये देख लें। अब ये है किस फैमिली का? दिस इज द थर्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ द हर्पीज वायरस फैमिली। हम हर्पीज वायरस फैमिली ही अभी तक पढ़ रहे हैं। उसका तीसरा ऑर्गेनिज्म है। अब इसने डिजीज दो करानी है, एक होना है वेरिसेला जो कि इसके नाम में ही है, और एक इसने करानी है जूस्टर। ठीक है, वेरिसेला का दूसरा नाम है चिकन पॉक्स। बच्चों में इंतहाई कॉमन है चिकन पॉक्स, तो उसका असल नाम है वेरिसेला। जूस्टर का दूसरा नाम है शिंगल्स। ये बच्चों लिख लो, किताब पे लिखा हुआ है, लेकिन बड़े दबे अल्फाजों में लिखा, आपको नजर से कोई नहीं आना, अंधे हो सारे। वेरिसेला और ये अब दो डिजीजेस समझ आ गई हैं। अब आपको मैंने बात एक पहले भी बताई थी ये चैप्टर शुरू कराने से पहले कि इस वाली फैमिली के, खास तौर पे इस फैमिली के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बच्चे दो तरह के इन्फेक्शन कराते हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी कह लो या सब्सीक्वेंट कह लो, सेकेंडरी या रीअकरेंस कह लो। ठीक है, ये आपको मैंने बात बताई थी। और ये भी बताई थी कि किसी का प्राइमरी और सेकेंडरी सेम होंगे, किसी का प्राइमरी अच्छा हो थोड़ा कम होगा, सेकेंडरी ज्यादा ज्यादा सवियर होगा, किसी के दोनों डिफरेंट होंगे। अब ये वो एग्जांपल है जिसमें दोनों डिफरेंट है। जब बच्चे को प्राइमरी इन्फेक्शन विद दिस वायरस होगा तो उसको चिकन पॉक्स होंगे। जब बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा उसी की वजह से सेकेंडरी या रीअकरेंस होगा, उसको जोस्टर होगा, शिंगल्स होंगे, कभी भी वेरिसेला दोबारा नहीं हो सकता। बात समझ आई यहाँ तक? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मैंने जो बताई थी, प्राइमरी होने के बाद सेकेंडरी कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, एक ही बात है। दो बातें हैं, या तो एज पेशेंट की ज्यादा होती जा रही है, या दूसरा इम्यूनो डेफिशिएंसी है। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से, या कोई भी फिजिकल ट्रॉमा अगर आ जाता है। ये तीन कंडीशन है, बुक में लिख लो, नहीं लिखी हुई है ये बात। तीन कंडीशन में आपका प्राइमरी से आप सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, या तो एज बढ़ती जा रही है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी आ गई है, या फिजिकल कोई ट्रॉमा है, या फिजिकल कोई इंजरी है, उसकी वजह से भी आपका ये आप कर सकते, यहाँ पे जा सकते। समझ आई ये बात? ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने इसकी जितनी भी है जो टेबल में इसकी लिखी हुई थी हर्पीस वायरस फैमिली की, वही इसकी है। ठीक है, ट्रांसमिशन इसकी बच्चों याद रख लो, इस वायरस की दो है। एक है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, इसने स्प्रेड करना है रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू। दूसरा इसने स्प्रेड करना है आपके कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, कांटेक्ट हो गया। चिकन पॉक्स है ना बच्चे, कैसे फैलता है आपको पता ही है। एक बच्चे को हुआ तो जाहिर सी बात है उसको आइसोलेट करना है, क्योंकि वो फैलता है। तो इस ऑर्गेनिज्म के वायरस के दो रूट हैं, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, हमेशा याद रखना ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और दूसरा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, विद द लीजन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीजन। ये इसलिए बातें मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे की समरी है पूरे वायरस की, जो किताब में बहुत बड़ा लिखा हुआ है। आप ये भी नोट कर लें अपने बुक पे, अपनी किसी नोट्स पे, और इसको याद कर लो, सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आएगा ना, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक दो नंबर का आ जाएगा। तो आप इस तरह लिख दो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीजन्स, जो कि चिकन पॉक्स। अब इसकी पैथोजेनेसिस आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसकी। पैथोजेनेसिस बहुत मजे की है। पहले सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, अगर आपने गौर से सुने हैं पहले मेरे 3 लेक्चर्स तो। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू फैल गया, आपके आगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहुंच गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज है, फेरिंग्स है, ठीक है, जो भी एक दो तीन और चीजें हैं वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गई। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आया, उसने आके म्यूकोजा के अंदर अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट की। ठीक है, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट की। फिर आपने ये पहुंचा ब्लड में, ब्लड में फैल गया, वहां से पहुंचा स्किन में, कहीं भी स्किन में पहुंच गया। स्किन में पहुंचने के बाद इसने यहाँ पे लीजन्स कॉज की, लीजन्स कॉज की। ये लीजन्स इनको कहते हैं चिकन पॉक्स। ये लीजन बन गई, एम ही नहीं बन जाती, एक स्टेप वाइज होता है, वो भी बताता हूँ क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, बन गई जी लीजन्स। अब लीजन बनने के बाद वो जिस जगह पे होगा, जिस जगह की स्किन पे होगा, वहां की स्किन पे पता क्या करेगा, जो सेंसरी नर्व्स है ना आपकी, जो सेंसरी नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर घुस जाएगा ये वायरस। ठीक है, फिर वही बात कि एक्सॉन्स के रिट्रोग्रेड चलेगा, एक्सॉन्स के रिट्रोग्रेड जाएगा। कहाँ पे जाना है इसने, आप मुझे बताओ। न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन के, न्यूक्लियस या आप कह लो सेल बॉडी तक पहुंचेगा। जब वो सेल बॉडी तक पहुंच जाएगा
उसके अंदर जाके ये डोरमेंट हो जाएगा, लेटेंट हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा या लेटेंट हो जाएगा। बात समझ आई? ये सारी, ये बात सारी मैंने पुरानी आपको पहले बताई हुई है कि ये लेटेंसी इनकी कैसे आती है, ये वो बात है सारी। चला गया सेंसी नर्व्स के अंदर, घुसा, एक्सॉन्स में गया, उनके रिट्रोग्रेड मूवमेंट के थ्रू उनके सेल बॉडी तक पहुंचा। जिस तरह ये अगर मैं न्यूरॉन की तस्वीर बनाऊं, ये इसके डेंड्राइट्स हैं छोटे छोटे, ये सारा एक्सॉन है, तो यहाँ से फैला है, यहाँ से आया है, रिट्रोग्रेड जा रहा है अपने सेल बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर, इसने बैठ रहा है, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जाकर बैठ जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है, इसका अपना डीएनए है, किसका भला, न्यूरॉन का, और ये आ जाएगा वायरल डीएनए, जो कि यहाँ पे एज एन एपिसोम पड़ा रहेगा अंदर, इसकी इंटीग्रेशन इसके अंदर होगी। ये भी बात आपको मैंने बताई हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं ये लेटेंट हो गया। अब ये लेटेंट हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। और ये लेटेंट कहाँ कहाँ होता है आपको मैंने बताया हुआ है कि जो आपका ये टेबल में देख लो बेशक जाके, ये पहले दो तो आपको ये वाले थे, ठीक है। वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की जो यूजुअल साइट ऑफ लेटेंसी है वो कहाँ पे है, ये मैं जूम करता हूँ, क्रेनियल और थोरेसिक सेंसरी गैंग्लिया के अंदर है। क्रेनियल और थोरेसिक, ये इन दो जगह पे समझाना है, ठीक हो गया। ये बात आपने समझ आ गई इसकी। अभी मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है ज़ोस्टर, वो भी इन्हीं जगह पे ही होता है, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ तक ये पहुंच गया, लेटेंट हो गया, आपको इसने कुछ नहीं करना, ठीक है। जब तक ऑर्गेनिज्म आपका आप एज अ पर्सन आप ठीक हो, इम्यूनो सप्रेस नहीं हो, कोई इंजरी नहीं है, ये लेटेंट ही रहेगा, बेशक सारी उम्र हम बैठा रहे, कुछ नहीं इसने कहना। कहीं भी इन तीनों में से कुछ आया नहीं फैक्टर, यहाँ से ये एक्टिव होगा, फिर क्या करेगा, ये लेटेंसी में गया एक्टिव फेज में। ये भी आपको सारी बात अब पता है इसने क्या करनी है, वापस उसी रास्ते से चलेगा। डोरमेंट था, लेटेंट था, एक्टिव फेज में गया, न्यूक्लियस से एंटीरोग्रेड चलेगा। अब एंटीरोग्रेड चलेगा, एक्सॉन से सेंसरी नर्व्स पे पहुंचेगा, सेंसरी नर्व्स पे होता हुआ स्किन पे आ जाएगा। अब स्किन के ऊपर आके जो लीजन्स कॉज करेगा, लीजन्स फिर इसने कॉज करनी है, उनको हमने चिकन पॉक्स नहीं कहना, उसको हमने शिंगल्स कहना है। क्या कहना है, शिंगल्स कहना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका दूसरा नाम है ज़ूस्टर। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई है कि नहीं? और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात नहीं आई तो रिपीट करके देख ले। अब दूसरी बात, अब ये जो चिकन पॉक्स है ये आपकी पूरी बॉडी पे होते हैं, लेकिन ये जो शिंगल्स हैं इसकी बहुत करेक्टरिस्टिक पॉइंट ये है, अच्छी बात इसकी ये है कि ये उन्हीं नर्व्स की एरिया में होंगे जिस नर्व से ये गुजर के आ रहे हैं, और जिस नर्व की गैंग्लियन के अंदर ये डोरमेंट थे बैठे हुए। समझ आई? सपोज T1 थोरेसिक नर्व जो है, T1 थोरेसिक नर्व के गैंग्लिया के अंदर ये जाके डोरमेंट हुए हुए थे, ये उसी एरिया के अंदर जाके लीजन्स कॉज करेंगे जिसके जहां जहां T1 जाती थी, जहां T1 जाती है उसी पे इसने जाके लीजन्स कॉज करने। बात जाहिर सी बात बच्चों, आप खुद अपनी कॉमन सेंस बात करो। ये देखो ना, जिसकी न्यूक्लियस या सेल बॉडी के अंदर बैठा डोरमेंट हुआ है, वहीं से वापस उसने गुजरना है, वहीं से एक्सॉन से गुजर के उसी नर्व तक पहुंचना है, तो उसी जगह पे ही इसने जोस्टर कॉज करना है, नॉट ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे नहीं। अगर ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व है तो सिर्फ चेहरे पे इसने जोस्टर इसके बनेंगे। अगर थोरेसिक T1 इन्वॉल्व है तो सिर्फ इसकी चेस्ट पे बनेंगे, इसकी एब्डोमेन या इसकी लिम्स में, लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब में नहीं बनेंगे। अगर इसकी फेशियल नर्व इन्वॉल्व है तो उसके फिर चेहरे पे बनेंगे, ठीक हो गया। तो ये बात आपको समझ आई। अब आ जाओ किताब पे, ये डिजीज मैंने आपको कराई, प्रॉपर्टी टेबल से करो, ट्रांसमिशन दो ही बातें की हुई है जो बुक पे है। पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो सारी वही बात जो मैंने आपको बता दी है, ये वही है। इन्फेक्ट द म्यूकोजा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्प्रेड ब्लड से स्किन पे, टिपिकल वेसिकुलर रैश कराएगा। मल्टीन्यूक्लियर जायंट सेल्स विद इंट्रान्यूक्लियर रीइंक्लूजन्स आर सीन इन द बेस ऑफ लीजन्स। ये वही बात जो मैंने अभी टीजेंकी स्मेयर वाली बताई है, इसमें भी होनी है। ये तो खैर लैब डायग्नोसिस की बात उसने बीच में डाल दी है। वायरस इन्फेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन्स, और रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो पे चलेगा सेल्स ऑफ द डोर्सल रूट गैंग्लिया वेयर द वायरस बिकम्स लेटेंट। ठीक है, लेटेंटली इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि जिसके अंदर वो लेटेंट हो गया है। डीएनए जो है वो लोकेटेड है इन द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू सेलुलर डीएनए, ठीक है। लेटर इन लाइफ जब भी कोई आपका रिड्यूस्ड सेल इम्यूनिटी आती है या लोकल ट्रॉमा आता है तो आपका वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो करेगा वेसिकुलर स्किन लीजन, जिसको आप नर्व पेन ऑफ द ज़ोस्टर या ज़ोस्टर कहेंगे। इसको नर्व पेन ऑफ ज़ोस्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें शदीद दर्द होती है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ इम्यूनिटी के बारे में बताया हुआ है, उसमें ये यही कहता है कि एक बंदे को चिकन पॉक्स अगर हो गए हैं तो जिंदगी में दोबारा कभी उसको चिकन पॉक्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म, उस ह्यूमन बीइंग को अगर चिकन पॉक्स हो गए हैं तो उसको ऑब्वियसली बात है ज़ोस्टर तो हो ही सकता है, इवन कि दोबारा ज़ोस्टर भी हो सकता है, ठीक है। एक नहीं दो दफा भी ज़ोस्टर हो सकता है, लेकिन चिकन पॉक्स आपके एक दफा ही होंगे, दोबारा चिकन पॉक्स नहीं हो सके अगर आपको जिंदगी में हो चुके हैं तो।
अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की, जो कि वेरिसेला के अंदर होने हैं। क्लिनिकल फीचर बच्चे उसने 2 हेडिंग बनाई हुई है, एक वेरिसेला है और एक जूस्टर है। अब वेरिसेला का क्लिनिकल फीचर कैसे आएगा, चिकन पॉक्स आप बच्चे को कैसे होंगे। सबसे पहले देखो इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, आपका फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उसने हाथ लगाया, उसने रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, इंक्यूबेशन पीरियड इसका पहले आएगा 14 से 21 दिनों का, उसको कुछ भी नहीं होगा बच्चे को। इवन कि इतना टाइम पीरियड लंबा है कि उसको भूल ही जाएगा कि वो कब कांटेक्ट में आया था, ठीक है ना। तो 14 टू 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड आएगा। फिर आएगा प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में बच्चे आपको पता है कि नॉर्मल से सिम्टम्स आते हैं, जिसमें आपको क्या है, फीवर आ जाएगी, लिथार्जी आ जाएगी, मलेज आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आने के बाद पेशेंट को आएगी रैश। ये बड़ी बुरी चीज है। अब जो ये रैश आएगी ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसको सबसे पहले जो रैश है, पेप्यूल्स बनेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले बनेंगे पेप्यूल्स, फिर बनेंगे वेसिकल्स। ये होते हैं फ्लूइड फील्ड, इनके अंदर होता है फ्लूइड। पेप्यूल्स होते हैं सिर्फ एक हल्का सा दाना सा बन गया छाला से, जिसके ऊपर खारिश करते रहते हैं। उसके अंदर फिर पानी भरेगा, उसको वेसिकल्स कहेंगे। पस्ट्यूल्स बहुत बड़े बड़े और फटने के करीब जो होते हैं उसको पेप्यूल्स कहते हैं। और जब फट जाते हैं, पानी निकल गया, ऊपर से स्किन निकल गई, उखड़ गई, नीचे एक स्कैब सा रह जाएगा आपका, उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये स्टेजेस हैं बच्चे, ये याद कर लो, तरतीब इंपॉर्टेंट है आपको, वाइवा के अंदर ये चीज पूछते होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रैश होती किस तरह की है, हमेशा याद रखना है। पहले आपके ट्रंक पे होगी, पहले ये ट्रंक पे होगी, सबसे पहले अपेयर होगी, फिर ये आपके ऊपर और नीचे जाएगी। नीचे जाएगी तो आपके एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगी और ऊपर आपके हेड की तरफ जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। और अपर लिम्स में भी जाएगी बाद। सबसे पहले ट्रंक पे अपेयर होगी। वो क्वेश्चन में बकायदा बोलेगा, रैश अपेयर फर्स्टली ऑन द ट्रंक एंड देन स्प्रेड्स टू होल ऑफ द बॉडी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। बट वो यही कहता है कि इंक्यूबेशन पीरियड है इसका इतना है, उसके बाद वो प्रोड्रोमल सिम्टम फीवर मलेज है, पेपिलोवेसिकुलर रैश अपीयर होती है। क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा, एक ही टाइम बहुत ज्यादा, यानी कि रात को सोया था तो कुछ 3-4 दाने, जब सुबह उठा तो पूरा जिस्म भरा पड़ा होता है, ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। देखो ऑन द ट्रंक में एंड फिर हेड पे, एक्सट्रीमिटीज पे। और रैश इवोल्व्स का मतलब है कि वो इस तरह चेंजिंग लेके आती है। पेप्यूल्स ये इचिंग, प्रोराइटिस, इचिंग खारिश होती है। प्रोराइटिस इज प्रोमिनेंट सिम्टम स्पेशली व्हेन वेसिकल्स आर प्रेजेंट। जब ये वाली स्टेज होती है ना, वेसिकल्स वाली स्टेज, इस वाली स्टेज में बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है, ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है। ये आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा खारिश होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आगे उसने यहाँ पे इस पैराग्राफ में करनी है, वो ये है कि जो वेरिसेला है ना, ये बच्चों अडल्ट में ज्यादा सीवियर होता है। जो अडल्ट हैं लाइक 14 प्लस 15 प्लस वाले बंदे जो हैं, उनमें तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा कम सीवियर होता है। दूसरी बात फिर वो कहता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये मैंने कॉम्प्लिकेशन इसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये वो पता होना चाहिए। यूक्यूबी आते हैं इसमें से बेतहाशा 2 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट पूछता है वो। एक इसमें हमेशा याद रखना, नमूनिया होता है, उसको कहते हैं वेरिसेला नमूनिया। एक इसमें एनसेफेलाइटिस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक होती है राय सिंड्रोम, इंतहाई इंपॉर्टेंट बच्चे, एमसीक्यूज वाइवा क्वेश्चन। ये राय सिंड्रोम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं बताता हूँ आपको। ऐसा बच्चा जो जिसको चिकन पॉक्स हो चुका है, चिकन पॉक्स हो चुका है, अब वो इसके ट्रीटमेंट के लिए एस्प्रिन खाना शुरू कर दे, उसको हो जाएगा राय सिंड्रोम। राय सिंड्रोम में 2 बातें होती हैं, एक आपको होती है लिवर डैमेज हो जाता है, इसकी लिवर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात इसमें एनसेफेलोपैथी हो जाती है। एनसेफेलोपैथी इज द माइंड, जो ब्रेन है ना आपकी, उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि पेशेंट जो है वो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अगर हो रही थी तो वो रुक जाएगी, और डेवलप हो चुका है तो वो बिल्कुल ही डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिवर की डीजनरेशन आपकी हो जाती है और एनसेफेलोपैथी हो जाती है। कब? जिस बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए और वो एस्प्रिन खा रहा हो, या चिकन पॉक्स की वजह से खा रहा हो, या किसी भी अपनी कोई किसी पुरानी मसले की वजह से वो एस्प्रिन खा रहा हो, उस बच्चे को राय सिंड्रोम हो जाता है। फिर एक एमसीक्यू, एक तो ये एस्प्रिन के बारे में एमसीक्यू आता होता है पक्का, और एक और एमसीक्यू आता होता है कि besides varicella zoster virus which organism cause Reye syndrome on taking aspirin। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो ये कराता है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस। ये भी जो है आपका यही काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें मैंने आपको बताई है इस कॉम्प्लिकेशन के इस पैराग्राफ में, कि देखो वेरिसेला कॉम्प्लिकेशंस का आपका यूके भी आएगा, इसे याद रखना, ठीक है। वेरिसेला निमोनिया एंड एंसेफेलाइटिस आर द मेजर रेयर कॉम्प्लिकेशंस अकरिंग मोर ऑफन इन एडल्ट्स में। और राय सिंड्रोम इज एंसेफेलोपैथी एंड लिवर डिजनरेशन एंड इट इज एसोसिएटेड विद वेरिसेला जोस्टर एंड इन्फ्लुएंजा बी वायरस स्पेशली इन चिल्ड्रंस गिविंग एस्पिरिन। ठीक हो गया। आगे जोस्टर है, ये मैंने आपको सारी बात बता दी है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी।
कि ये पेनफुल वेजिकल्स बनते हैं सेंसरी नर्व ऑफ द हेड एंड ट्रंक में। और हमेशा याद रखना, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा वो हेड पे होंगे या ट्रंक पे होंगे। अगर उसने बोल दिया पेनफुल वेजिकल्स ऑन द लोअर लिम्ब है, तो वो जूस्टर तो कम से कम नहीं होना लगा। ये तो रूल आउट आप कर लेना, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि हेड पे है, ट्रंक पे है, अपर लिम्ब पे है, तो फिर जाहिर सी बात है वो जूस्टर की तरफ आप जाएंगे, अगर वो अडल्ट है तो। उसके बाद बच्चे इसमें ना पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया PNH लिखा हुआ है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया का मतलब ये है कि जब जूस्टर खत्म हो जाता है ना, उसके बाद एक पीरियड आता है जिसमें शदीद दर्द होती है, ठीक है। वो भी एक PNH है, वो भी इसी की यानी कि एक फीचर ही है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। उसके बाद हाँ आगे तो क्वेश्चन भी है, इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में स्पेशली इन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट लाइफ थ्रेटनिंग डिसमिनेटेड इन्फेक्शन निमोनिया कैन अकर जूस्टर के बाद, ठीक है। कि जूस्टर हुआ, जूस्टर हुआ ही क्यों, आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो आपको जूस्टर हुआ है, जूस्टर खत्म हो गया, शिंगल्स बने थे, सारे वेजिकल्स बने थे वो खत्म हो गए हैं, आपको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया था वो भी खत्म हो गया है, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है इस सब के बाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, निमोनिया, जो कि आपको होगी। क्यों होगी, अगर आप सीवियर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। अगर जूस्टर भी ठीक हो गए हैं, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया भी जब खत्म हो चुका है, फिर ये निमोनिया कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक हो गया। अब इसी लैब डायग्नोसिस में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब ये तस्वीरें दिखा दूंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, ये है वेरिसेला, चिकन पॉक्स है, ये बने हुए हैं इसके सारे, और ये है जूस्टर और शिंगल्स, ये है, ये देखो, ये इसके ये तकरीबन आपको क्या समझ आ रही है, इसकी कमर है, ठीक है। तो ये इस तरह एक जगह पे फैला हुआ है, सिर्फ ये इस एरिया में, यहाँ पे नहीं है, इस साइड पे नहीं गया हुआ, इधर ही है, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे नहीं है, क्योंकि ये सपोज कर लो अगर ये T5 के लेवल पे भी इन्फेक्शन हुआ था, तो उसी के सप्लाई के इर्द गिर्द में इसने जूस्टर बनाए हैं, ठीक है। अब जो देखने वाली बात है वो ये टेबल देखो, ये हम कर रहे हैं वायरस VZV, प्राइमरी इन्फेक्शन वेरिसेला जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, यूजुअल सेलुलर टेंसी क्रेनियल और सेंसिटिव गैंग्लिया है, रिकरेंट इन्फेक्शन इसका जूस्टर है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन है, ये आप लिख लो, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी है, ठीक है, ये भी लिखो इसका, ये बात अपने टेबल से याद कर लेनी है। इस वीडियो में हम वेरिसेला जोस्टर वायरस की लैब डायग्नोसिस कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारा हमने कल पढ़ लिया था। अभी हम लैब डायग्नोसिस में इसके वही मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपने इसी तरह पॉइंट्स ही लिखने हैं पेपर में जब आएंगे, इसकी डिटेल में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसका, सबसे पहले कि इसके क्लिनिकल फीचर्स, आपको चिकन पॉक्स से जोस्टर वगैरह वगैरह, तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके बाद PCR टेस्ट, वही उसी तरह PCR टू डिटेक्ट DNA, उसके बाद डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, DFA का मतलब होता है डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑन स्किन लीजन्स। तीसरा ये हो गया, चौथा पॉइंट वही टिजेंकी स्मीयर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बात बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद इसका फिफ्थ जो है वो आइसोलेशन ऑफ वायरस इन द सेल कल्चर्स, मतलब सेल कल्चर्स के अंदर हमने वायरस को देखना है। ये इसके 5 पॉइंट्स है लैब डायग्नोसिस के, एज इट इज क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर का, और यही 5 पॉइंट्स आपने लिखने, कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट में एंटीवायरल थेरेपी हम नहीं देते, चिकन पॉक्स को वैसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं है तो इसका नहीं जरूरत नहीं है, और प्रिवेंशन भी आपने नहीं करनी होती, ठीक है।